जय हिंद दोस्तों। हर भारतीय दो शब्दों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होता है। एक होता है जाति, दूसरा होता है राजनीति। दोस्तों ये दोनों शब्द अलग अलग जरूर है, लेकिन अगर भारतीय संदर्भ में हम देखें तो ये दोनों शब्द इतने घुले मिले हुए हैं कि इन्हें अलग करना दोस्तों असंभव है। इसी के संबंध में आज भारत सरकार ने जातिगत जनगणना के संबंध में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। आइए देखते हैं उसके बारे में। दोस्तों आज भारत सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी ने घोषणा की है कि सरकार जो आगामी जनगणना कराएगी उसमें जातिगत जनगणना भी कराएगी और ये तय करेगी कि किस बिरादरी के कितने लोग हैं। उसका जो पूरा आंकड़ा निकाला जाएगा उसे देश के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जातिगत जनगणना क्या होती है। तो जनगणना के दौरान लोगों की जाति और जो जाति में उपजाति के आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे कि भारत में नियमित जनगणना जो 10 साल में की जाती है उसी के तहत दोस्तों जो जनगणना के साथ जातिगत आंकड़े भी सरकार इकट्ठा करेगी। ठीक है, इसके साथ दोस्तों इसका जो उद्देश्य है कि सामाजिक न्याय की स्थापना करना और आरक्षण नीतियों की जो मांगे हैं कि समय समय पे विभिन्न राज्यों में उठी है कि जाति के अंतर्गत जाति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि हमने बिहार में देखा और कर्नाटक में देखा। ठीक है, उसी के संबंध में भारत सरकार ने अब राष्ट्रीय स्तर पर ये अपना डिसीजन लिया है और इसकी लंबे समय से भी दोस्तों मांग की जा रही थी भारत के संबंध में कि जाति आधार पर जनगणना होनी चाहिए और जो सही आंकड़े भारत के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं कि किस बिरादरी के कितने लोग भारत में मौजूद है। अब दोस्तों कि जातिगत जनगणना का महत्व क्या है या इसकी क्या आवश्यकता महसूस की गई, तो दोस्तों सबसे पहले जो जातिगत जनगणना है इससे ये बात तय हो जाएगी कि किस बिरादरी के कितने लोग हैं और उनकी कहाँ पे कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो और किस बिरादरी के जो लोग हैं तो उस आधार पे उनके लिए मतलब एक केंद्रीकृत या टारगेटेड योजना का हम निर्माण कर सकते हैं कि किसी बिरादरी के अगर ज़्यादा लोग हैं तो उनके लिए ज़्यादा हम विकास योजनाएं उसको कवर कर सकती है। तो इसी संबंध में दोस्तों सामाजिक न्याय और आरक्षण नीतियों को इससे मजबूती मिलेगी, क्योंकि हमें इस बात का पता चल जाएगा कि किस एससी के, एसटी के, ओबीसी के कितने लोग हैं, उनको कितना प्रतिशत हिस्सा आरक्षण में या विभिन्न जो सरकारी विकास योजनाओं में मौजूद है। इसी के साथ दोस्तों आर्थिक विकास में भी सहायक होगा, क्योंकि इससे दोस्तों सांख्यिकी आंकड़े हमको प्राप्त होंगे कि ओबीसी के स्तर पर कितनी जो जनसंख्या है, तो वो आंकड़े के निर्धारण से दोस्तों हम जो योजना का भी अच्छे तरीके से निर्धारण कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पारदर्शिता आएगी कि दोस्तों आज ये कहा जाता है कि जो केंद्रीय सरकार है या विभिन्न राज्यों की सरकार में उसमें किसी एक वर्ग विशेष की ज़्यादा भूमिका है, जो बहुसंख्यक है उस राज्य के उनकी भूमिका नहीं है। तो ये एक मुद्दा लंबे समय से बना हुआ था। इसी के संबंध में भारत सरकार ने दोस्तों ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे क्या होगा दोस्तों कि मान के चलो ओबीसी की किसी राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे उनका उस राज्य में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। इससे जो असंतोष उत्पन्न हो रहा है भारत की राजनीति के आंतरिक तौर पर उसमें दोस्तों उसको कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ जातिगत भेदभाव करने में भी ये क्या होगा, एक महत्वपूर्ण कदम होगा भारत सरकार का। अब दोस्तों जो हम सबसे पहले जातिगत जनगणना के इतिहास या जो भारत सरकार में जो जनगणना कराई जा रही है उसका इतिहास के बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों जनगणना एक सबसे पहले तो सामान्य तौर पर क्या होता है कि भारत में कितने लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं और उनका क्या पेशा है या कितने परिवार हैं, इन सभी का एक सामान्य जो सूचीबद्ध करना या उनकी जानकारी इकट्ठा करना एक जनगणना कहलाती है। अब ये कब से कराई जा रही है, तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो ब्रिटिश सरकार के समय में हो गई थी। उसमें दोस्तों 1872 में इसकी शुरुआत हो गई थी भारत में, ब्रिटिश काल में। कि भारत में पहली बार जनगणना दोस्तों 1872 में जो ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड मेयो के अधीन हुई थी। लेकिन दोस्तों ये जो जनगणना है व्यापक रूप से नहीं हुई थी और इसमें जो पूरे आंकड़े इकट्ठे नहीं किए गए थे, मतलब सीमित क्षेत्र में की गई थी, एक पूरे भारत के व्यापक भारतीय लेवल पे इसको नहीं किया गया था। इसके बाद दोस्तों 1881 में पहली बार समकालीन जनगणना या पूरे भारतीय लेवल पे जनगणना कराई गई थी। उसके समय दोस्तों जो लॉर्ड रिपन थे वो हमारे क्या थे, वायसराय थे। उनको समय में 1881 में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से दोस्तों साइंटिफिक तरीके से क्या करे आंकड़े इकट्ठे किए गए थे और इसी दौरान दोस्तों जाति आधारित पर के भी आंकड़े एकत्रित किए गए थे और उसे भारत के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था कि किस बिरादरी के कितने लोग भारत में मौजूद है, किस बिरादरी के कितने लोग भारत में मौजूद हैं। तो दोस्तों ये 1881
1981 से जो क्रम जातिगत जनगणना का चला आ रहा था, ये भारत में 1931 तक नियमित रूप से जातिगत जनगणना कराई जाती रही। उसके बाद दोस्तों जातिगत जनगणना का इतिहास बिल्कुल शून्य हो गया था। अब दोस्तों स्वतंत्र भारत में जातिगत जनगणना के बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत जब भारत आज़ाद हुआ, उसमें नया संविधान निर्माण हुआ, तो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई और नया राजनीतिक ढांचा तैयार हुआ। उसमें दोस्तों जो हमारे देश के 1951 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने नीतिगत फैसला लिया कि जाति आधारित आंकड़े केवल और एसटी या अनुसूचित जाति और जनजाति के ही एकत्रित किए जाएंगे, ओबीसी और जो अन्य समुदाय के नहीं एकत्रित किए जाएंगे। इसमें जो हमारे पंडित नेहरू का तर्क था कि जो इससे क्या होगी, विषमता उत्पन्न होगी और जातिगत भेदभाव बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने देश की एकता स्थापित करने के लिए इस प्रकार के जो जातिगत जनगणना पे रोक लगा दी थी। अब जातिगत जनगणना की मांग और प्रयास के संबंध में दोस्तों हम देखते हैं कि दोस्तों ये 1931 के बाद जातिगत जनगणना भारत में नहीं कराई गई, तो मान के चलिए कितना लंबे समय हो गया था कि हमारे पास डाटा नहीं है कि भारत में किस बिरादरी के कितने लोग हैं। इसी के संबंध में दोस्तों बीबी मंडल के नेतृत्व में जो मंडल आयोग आया था 79 से 90 के बीच में, और जो विभिन्न आंदोलन हुए थे, ओबीसी 27% आरक्षण उसमें प्राप्त हुआ, उसी के संबंध में जो बीपी मंडल ने कहा था दोस्तों का गठन हुआ। उसने कहा कि ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की, और इसने 1931 की जो जनगणना के आधार पर ओबीसी की आबादी को उस समय 52% अनुमानित किया था। ये दोस्तों 1990 के जो बीपी मंडल कमीशन गठित किया गया था उस समय के आंकड़े हैं। अभी के आंकड़े दोस्तों अब सरकार कराएगी, उसके बाद हमको पता चलेगा। 2000 में सामाजिक और आर्थिक जनगणना दोस्तों की गई थी। ये आंकड़े पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं किए गए। 2016 में इसके कुछ हिस्से ही दोस्तों क्या हुए गए थे, भारत के सम्मुख लाए गए थे। अब इसी के संबंध में दोस्तों बिहार और कर्नाटक में जो जातिगत जनगणना के संबंध में प्रयास किए गए कि 2015 में कर्नाटक की जो कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना कराई, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। ये कुछ राजनीतिक कारण हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होता है, राजनीतिक खलबली बचने के संभावना रहती है। इसके साथ ही दोस्तों 2023 में जो बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे कराया है, जिसके आंकड़े जारी किए, और यह सर्वे केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद जारी किए गए थे। तो दोस्तों आज जो हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जो घोषणा की है कि जो 26-27 में जो जनगणना की जाएगी उसमें जातिगत डेटा भी शामिल होगा, और अलग से इससे क्या जातिगत जनगणना की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।